बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीडे साइंस ग्रुप। आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पेपर में इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। बायोलॉजी के हवाले से देखा जाए तो सेल की स्ट्रक्चर जो है बेसिक इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर आपको सेल की समझ आई तो आप पूरी स्ट्रक्चर को, पूरे ऑर्गेनिज्म को, टिश्यूज को, ऑर्गन को, तमाम को समझ सकते हैं। तो सेल की हैसियत ऐसी है जैसे एक बिल्डिंग के अंदर एक ईंट होती है। अगर आप कई ईंटें लगाएं एक दूसरे के ऊपर तो एक दीवार तैयार होती है। दीवारें बना के आप फिर एक पूरा घर बना सकते हैं। तो इस तरह से जिस तरह एक ईंट जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक का यूनिट है, तो सेल जो है ये लिविंग थिंग्स का यूनिट है। तो सेल इज द यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स। अब सेल जो है ये दो तरह के होते हैं। नंबर वन आ जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और नंबर टू यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल वो होते हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, दीज आर विदाउट न्यूक्लियस, और इसकी एग्जांपल जो है वो बैक्टीरिया है। जबकि यूकैरियोटिक सेल वो होता है जिसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, और इसकी एग्जांपल में प्लांट सेल, एनिमल सेल, फंजाई और इसके अलावा एल्गी शामिल। तो ये दो तरह की टाइप्स हैं जो कि इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। अगर देखा जाए सेल के साइज के हवाले से सबसे लंबे सेल जो हैं वो नर्व सेल कंसिडर किए जाते हैं, न्यूरॉन जिसको हम कहते हैं। ये हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। दीज आर द लॉन्गेस्ट सेल एंड इट्स लेंथ रीच अप टू 1 मीटर। 1 मीटर तक इसकी लेंथ जो पहुंचती है। और वेट के लिहाज से देखा जाए या साइज के लिहाज से देखा जाए तो ऑस्ट्रिच सेल जो है, ऑस्ट्रिच एग सेल, ये सबसे बड़ा सेल है और इसका वेट जो है 1.4 किलोग्राम तक होता है। तो ये दो टाइप्स थी सेल के हवाले से। अब हम बढ़ते हैं सेल की स्ट्रक्चर की तरफ कि सेल के अंदर कौन कौन से हिस्से पाए जाते हैं। तो अगर हम सेल की स्ट्रक्चर के अंदर देखें तो आपको ये डायग्राम शो की गई है जिसमें मुख्तलिफ पार्ट्स आप क्लियरली आप देख सकते हैं। इसमें आप देखें जो मेन चीज है सेल के अंदर वो सेल मेम्ब्रेन आती है। ये दोनों सेल के अंदर ये कॉमन होती है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज वो है साइटोप्लाज्म, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो न्यूक्लियस है। ये तीन वो कंपोनेंट्स हैं जो कि तकरीबन हर यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाए जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। अब बाकी आ जाते हैं इसके डिफरेंसेस। अब अगर हम जो देख रहे हैं ये दो सेल्स हैं, एक प्लांट सेल है और दूसरा आ जाता है एनिमल सेल। पौधे का सेल या प्लांट सेल जो है उसकी खास बात यह कि उसमें सेल वॉल बाहर की तरफ पाई जाती है, जबकि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल जो है वो नहीं पाई जाती। इसके अलावा प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लास्टिड की एक टाइप है वो पाए जाते हैं, जबकि एनिमल सेल के अंदर ये नहीं पाए। ये दो मेन डिफरेंसेस हैं जो कि प्लांट और एनिमल सेल के अंदर काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा न्यूक्लियस और वैक्यूल की पोजीशन के हवाले से फर्क है। प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस जो है ये एक साइड पे होता है, पेरीफेरी यानी साइड की तरफ आके होता है, जबकि एनिमल सेल में ये न्यूक्लियस जो है बिल्कुल सेंटर के अंदर होता है। ये आप देख सकते हैं सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद है और उसके अंदर ये न्यूक्लियस भी मौजूद है। जबकि वैक्यूल जो है अगर देखा जाए तो प्लांट सेल के अंदर एक ही बड़ा वैक्यूल होता है। ये कहा जाता है कि जब प्लांट सेल बनता है तो उस वक्त छोटे वैक्यूल होते हैं, बाद में ये यूनाइट होकर एक लार्ज वैक्यूल बनाते हैं और वो वैक्यूल सेंटर में आ जाता है, जबकि न्यूक्लियस जो है वो एक साइड की तरफ धकेला जाता है। तो इस तरह से वैक्यूल जो है वो सेंटर में होता है और न्यूक्लियस पेरिफेरल साइड पे होता है, जबकि एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस सेंटर में होता है और वैक्यूल जो है वो साइडों पे कई होते हैं, एक नहीं होता, कई छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं। ये भी एक वैक्यूल है, ये भी एक वैक्यूल है और ये भी एक वैक्यूल है। इसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट चीज वो साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनेलिज पाए जाते हैं जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडीज हैं, लाइसोसोम और कई कई ऑर्गेनेलिज के अंदर पाए जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलिज हैं जो आपके सामने शो किए। अब हम इस स्ट्रक्चर को इन डिटेल स्टडी करते हैं कि सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ये तमाम चीजें जो है वो इनकी क्या स्ट्रक्चर है, कैसे ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर आती है जो कि प्लांट सेल का एक कैरेक्टर है वो है सेल वॉल।
सेल वॉल जो है ये प्लांट सेल की आउटर मोस्ट थिक लेयर है। ये आप देखें ये मोटी सी लेयर जो है ये क्या है, ये सेल वॉल है, अंदर ये सेल मेम्ब्रेन है। इट इज कंपोज ऑफ सेलुलोज, इसका जो मेन कंपोनेंट है वो सेलुलोज है जो कि इसको पावर देता है। और इसका फंक्शन क्या है, इट गिव्स शेप टू द सेल एंड इज परमिएबल। ये सेल को शेप देती है और इसमें से मटेरियल इजीली पास हो सकते हैं, अंदर वाली चीजें बाहर की तरफ और बाहर वाली अंदर जा सकती हैं। तो वो मेम्ब्रेन जिसमें से मटेरियल बगैर किसी रोक टोक के पास हो सकें, अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जा सकें, उसको हम परमिएबल मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। और ये जो है वो एब्सेंट है एनिमल सेल के, प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। इसके मुकाबले में सेल मेम्ब्रेन जो कि प्लांट सेल की अंदरूनी लेयर है और एनिमल सेल की आउटर मोस्ट लेयर है, ये जो है ये सेमी परमिएबल, ये पतली होती है और सेमी परमिएबल है। सेल वॉल थिक होती है और सेल मेम्ब्रेन जो है वो थिन मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन की एक और कैरेक्टर, इट गिव प्रोटेक्शन टू द सेल एंड हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। ये क्या करती है कि सेल को प्रोटेक्शन देती है और मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है, अंदर से बाहर और बाहर से अंदर तक मटेरियल इजीली पास हो सकता है। इसके बाद इट इट गिव्स प्रोटेक्शन टू द सेल, ये सेल को जो है तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करती है। ठीक है, और जो मटेरियल पास होते हैं वो डिफ्यूजन के जरिए आमतौर पर पास होते हैं, यानी हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन पास होते हैं। कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि लोअर से हायर भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो डिफ्यूजन के जरिए मटेरियल जो है वो मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है पास हो सकते हैं। तीसरी चीज जो है वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है ये एक ट्रांसल्यूसेंट, ये एक लिक्विड किस्म का मटेरियल है और थिक होता है, मोटा होता है, लिक्विड प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस सेल मेम्ब्रेन की तरह दरमियान ये मौजूद होता है। और इसकी अगर कंपोजिशन देखी जाए तो इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, ठीक है, और इनऑर्गेनिक में वाटर और मिनरल है, ये ज़्यादा पाए जाते हैं। मोस्टली इसके अंदर क्या होता है, वाटर पाया जाता है। और ये कहा जाता है कि तकरीबन 60 से 80% तक जो है साइटोप्लाज्म में वाटर पाया जाता है। इट इज़ द साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म। फंक्शन के लिहाज से देखा जाए तो कई केमिकल रिएक्शन साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। तो मेटाबॉलिज्म जो है ये क्या है, जो भी केमिकल रिएक्शन किसी भी ऑर्गेनिज्म में होता है उसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मिसाल के तौर पर हम जो रेस्पिरेशन का अमल कर रहे हैं, ये क्या है, मेटाबॉलिज्म। रेस्पिरेशन क्या है, सांस लेने का, ये एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है। प्लांट्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस हो रही है, लाइट की मौजूदगी अपनी खुराक तैयार कर रही है, तो ये फोटोसिंथेसिस जो है ये क्या है, इट इज अ मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। इसके बाद आ जाता है साइटोप्लाज्म कंटेन्स वेरियस ऑर्गेनेलिस। छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स होती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। मिसाल के तौर पर गोल्गी बॉडीज हैं, राइबोसोम्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हैं, सेंट्रोसोम है, प्लास्टिड, वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये आपके सामने इसके अलावा भी पाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादा टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलीज यही है। और अब हर जो ऑर्गेनेली है वो एक खास या मखसूस काम जो है वो सर अंजाम देता है। अगर हम इनकी डिटेल को स्टडी करें कि ये ऑर्गेनेलीज क्या काम करते हैं, तो हमें पूरी तरह से सेल की फंक्शन जो है वो समझ आ सकती है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं गोल्गी बॉडी से, कि गोल्गी बॉडीज क्या है, जी कैसे काम करते हैं। गोल्गी बॉडीज जो है, ये एक साइंटिस्ट था कैमिलो गोल्गी, उसने डिस्कवर किए थे, उसी के नाम पे इनका नाम गोल्गी बॉडीज रखा गया। गोल्गी बॉडीज को हम गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। और ये छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स की शक्ल में, जैसे ये दाने, थ्रेड्स की शक्ल में, या फिर प्लेट्स की शक्ल में पाए जाते हैं। और इनका काम क्या है, इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ सीक्रीशंस। मुख्तलिफ जो मादे सीक्रेट होते हैं उनको बनाने के अंदर ये इनका रोल है, उनको बनाते हैं, बनाने के बाद पहुंचाते हैं। गोल्गी बॉडी के बाद नेक्स्ट जो ऑर्गेनेलिज आ जाते हैं वो राइबोसोम्स। राइबोसोम सबसे पहले पैलेड एक साइंटिस्ट था, उसने 1955 के अंदर इनको डिस्कवर किया। और इसकी कंपोजिशन क्या है, आरएनए और प्रोटीन। बेसिकली अगर देखा जाए तो राइबोसोम में दो सब यूनिट्स होते हैं, एक बड़े वाला सब यूनिट है और एक छोटे वाला सब यूनिट। ये सारे प्रोटीन के बने होते हैं और साथ इसके क्या होता है, आरएनए। ये आरएनए और ये दो प्रोटीन के सब यूनिट्स, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, राइबोसोम बनाते हैं। और राइबोसोम
एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो कि प्लांट और एनिमल सेल दोनों, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों के अंदर पाए। ये ऐसे ऑर्गेनेली है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंदर, बाकी और ऑर्गेनेली नहीं पाई जाती। लेकिन राइबोसोम सिर्फ साइज का फर्क होता है कि प्लांट सेल या एनिमल सेल में ये बड़े साइज के होते हैं, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर छोटे साइज के, लेकिन मौजूदगी जो है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों के अंदर। बाकी अगर आप देखें माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोस गोल्गी बॉडीज हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। लेकिन राइबोसोम जो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों के अंदर जो है वो कॉमन। राइबोसोम जो है मैसेंजर आरएनए के साथ एक ग्रुप की शक्ल में होते हैं, तो इनको हम पॉलीसोम का नाम देते हैं। और इनका काम क्या है? प्रोटीन को तैयार करना। सो राइबोसोम्स आर कॉल्ड फैक्ट्रीज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन को तैयार करने की क्या है? फैक्ट्री है। ये राइबोसोम का फंक्शन। इसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आरएनए आ जाते हैं वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड जो है, ये दो ऐसे आरएनए हैं जिनका अपना डीएनए होता है। ठीक है, एक तो डीएनए वो है जो कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम की शक्ल में पाया जाता है, और दूसरा वो है जो कि इनके अंदर पाया जाता है। और ये कहा जाता है कि किसी दौर के अंदर ये अलग सेल की सूरत में पाए जाते थे, बाद में सेल के अंदर जो एंटर हुए प्रोकैरियोट के अंदर, तो वो यूकैरियोट में कन्वर्ट हुए। तो माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए। दीज आर थ्रेड और रॉड लाइक स्ट्रक्चर। थ्रेड यानी इस तरह से इनकी स्ट्रक्चर होती है, या फिर बिल्कुल सीधे रॉड की शक्ल होती है। दे आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल को एनर्जी पैदा करने के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इनको हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। तो और ये एनर्जी किस शक्ल में पैदा करते हैं? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी किसको शो करता है? एडिनोसिन, टी से ट्राई फॉस्फेट। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक कंपाउंड है जो कि हमा वक्त हमारे अंदर मौजूद होता है। जब भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है ये टूटता है, एनर्जी पैदा होता है। समझ लें कि ये एक एनर्जी के करेंसी है। जैसे आपके पास 5,000 का नोट हो, तो आप डायरेक्ट उसको जो है वो चीज़ नहीं खरीद सकते, आप पहले उसको चेंज लेंगे, चेंज लेने के बाद आप चीज़ खरीदते हैं। तो हमारे अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, ये जब आते हैं तो ये पहले एटीपी में कन्वर्ट होते हैं, और एटीपी जब टूटता है तो फिर एनर्जी पैदा होती है। तो इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों के अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद जाते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड जो है ये सिर्फ प्लांट सेल के अंदर पाए जाते हैं, और ये तीन टाइप के होते हैं: क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और लीकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इनका कलर ग्रीन होता है क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, और ये ग्रीन लीव्स के अंदर पाए जाते हैं। सबज पत्ते जो आपको नजर आ रहे हैं, तो इनका सबज रंग जो है वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से, उनमें एक मादा होता है क्लोरोफिल, जो कि सब्जीना या ग्रीन पिगमेंट कहलाता है। इसके अलावा अगर आपने पौधे को देखा हो तो उसमें फ्लावर्स भी होते हैं, फ्रूट भी होते हैं, उनका कलर ग्रीन की बजाय येलो या मुख्तलिफ कलर में आ जाता है। तो उसके अंदर क्या पाए जाते हैं? क्रोमोप्लास्ट पाए जाते हैं। क्रोमा मीन कलर, क्रोमोसोम जो लफ्ज है वो इस तरह से रखा गया है कि उनको कलर किया जा सकता है। तो ये क्रोमोप्लास्ट जो हैं ये कलर्ड प्लास्टिड्स हैं जो कि फ्लावर और फ्रूट के अंदर पाए जाते हैं। और तीसरे नंबर आ जाते हैं लीकोप्लास्ट, जो कि कलरलेस, इनका कोई रंग नहीं होता है। ये प्लांट के जो अंडरग्राउंड पार्ट्स हैं, अंडरग्राउंड स्टेम है, जैसे पोटैटो है, उसके अंदर भी पाए जाते हैं। तो ये फूड को स्टोर करने का काम करते हैं। तो ये तीन टाइप्स हैं किसकी? प्लास्टिड की, जिसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट का कलर ग्रीन है। और ग्रीन कलर किस वजह से है? क्लोरोफिल की वजह से। CHLOR, क्लोरो, PHY है। तो ये तो हो गए प्लास्टिक। प्लास्टिक के बाद जो नेक्स्ट ऑर्गेनेली आ रहे हैं वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है ये एक साइंटिस्ट था डीड्यू, उसने 1949 के अंदर इनको क्या किया? डिस्कवर किया। और ये क्या करते हैं? ये जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं या लिक्विड सब्सटेंसेस हैं उनको एनगल्फ करते हैं और उनको फिर तोड़ते हैं। इस वजह से इनको हम कहते हैं लाइसोसोम। लाइसो का मतलब ब्रेक डाउन, सोमा मीन बॉडीज, ऐसी बॉडी जो कि फूड को या मुख्तलिफ कंपोनेंट को ब्रेक डाउन करती है। बाज़ बात क्या होता है कि जब इनके अपने ही सब्सटेंसेस जो सेल के हैं वो
उनकी मुद्दत पूरी हो चुकी होती है और खत्म होने वाले होते हैं, तो वो लाइसोसोम के पास भेज दी जाते हैं। लाइसोसोम उनको इनगल्फ करते हैं, उनको तोड़ फोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं, यानी अपने ही हिस्सों को तोड़ते हैं। इसलिए उसको हम सुसाइडल स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। समटाइम्स दीज ईट इटसेल्फ एज सुसाइडल स्ट्रक्चर। सुसाइडल जो अपने आप को खत्म करते हैं। तो अपने आप को खत्म करने में ये नहीं पूरा सेल खत्म हो जाता है, सेल के अंदर जो सब्सटेंसेस यूजलेस हो गए हैं उनको ये खत्म कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। इसके बाद जाता है सेंट्रोसोम, जो कि एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है एनिमल सेल के अंदर, और ये स्फेरिकल होते हैं और ये दो सेंट्रियोल फॉर्मेशन होते हैं। ये आप देखें, ये फर्ज करें एक सेंट्रोसोम है, इसमें दो क्या होंगे, सेंट्रियोल। ये दो सेंट्रियोल क्या बनाते हैं, एक सेंट्रोसोम बनाते हैं, और ये प्लांट के अंदर एनिमल की सॉरी सेल डिवीजन के अंदर जो हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आपने सेल की डिवीजन को देखा हो, तो जब सेल डिवाइड होता है तो यहाँ पे दो सेंट्रियोल होते हैं, दो सेंट्रियोल यहाँ पे होते हैं, तो ये स्पिंडल फाइबर बनाते हैं इस तरह से। ये स्पिंडल फाइबर जो है ये क्या करते हैं, क्रोमोसोम जहाँ यहाँ पे जो मौजूद होते हैं इनको एक दूसरे से अलग करते हैं। तो इस तरह से सेल डिवीजन के अंदर ये हेल्प होती है। तो ये आपके सामने दो जो दिखाए हैं ये सेंट्रियोल्स हैं, और इनको मजमूई तौर पर हम सेंट्रोसोम का नाम देते हैं, और इनका रोल जो है वो सेल डिवीजन इन एनिमल्स या फिर प्लांट सेल में ये पाई जाती है। इसके बाद लास्ट पे आ जाते हैं वैक्यूल। वैक्यूल जो है ये प्लांट सेल के अंदर एक लार्ज वैक्यूल होता है, ये मैंने बताया, और एनिमल सेल में कई छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं, और इनके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसमें क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। वैक्यूल के बाहर मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। एग्जाम्पल में भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द आउटर मोर मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल। और वैक्यूल का काम क्या है, ये आमतौर पर जो भी नाइट्रोजन वेस्ट है उनको रिमूव करते हैं। बहुत सारे जैसे पैरामीशियम है उसके अंदर ये फूड स्टोरेज का काम करते हैं, उनको फूड वैक्यूल का नाम। लेकिन मोस्टली जो है ये वेस्ट मैटर को। नेक्स्ट जो ऑर्गेनेली, जो सबसे बड़ा ऑर्गेनेली जो स्ट्रक्चर है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है सबसे पहले एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था रॉबर्ट ब्राउन, इसने 1831 इसको डिस्कवर किया। वरना इससे पहले कहा जाता था कि सेल जो अंदर से खाली होता है, इसमें कोई चीज, लेकिन इसने जो है न्यूक्लियस डिस्कवर किया, और न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बाद जो है बाकी ऑर्गेनेली जो है डिस्कवर किया। अब इसकी पोजीशन में फर्क है, एनिमल सेल के अंदर ये सेंटर में पाया जाता है, जबकि प्लांट सेल में ये पेरीफेरी यानी बाहर की तरफ वाक़ होता है। और इसकी वजह क्या है, सेंटर के अंदर लार्ज वैक्यूल का होना। अगर लार्ज वैक्यूल ना होता तो प्लांट के अंदर भी सेंटर में हो सकता था, तो वैक्यूल की वजह से इसकी पोजीशन जो है वो साइड पे है। इसकी कंपोजिशन यानी इसकी स्ट्रक्चर, ये कंपोजिशन तो नहीं कहेगा बल्कि स्ट्रक्चर का कहने से ज्यादा मुनासिब होगा। इसमें बाहर की तरफ आ जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फिर इसकी दूसरा आ जाता है न्यूक्लियोलाई। न्यूक्लियोलस को हम न्यूक्लियोलाई का नाम देते हैं। न्यूक्लियोलस सिंगुलर है, और न्यूक्लियोलाई जो है क्या है, न्यूक्लियोलस, ये सिंगुलर। और न्यूक्लियोलाई क्या है, अगर एक से ज्यादा होंगे तो उनको हम न्यूक्लियोलाई का नाम। इसके बाद इसमें एक लिक्विड पाया जाता है, बिल्कुल ऐसे जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है, और उसके अंदर जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिनको हम क्रोमोसोम का नाम देते हैं। तो ये चार चीजें जो कि न्यूक्लियस को बनाती हैं, इसकी स्ट्रक्चर का हिस्सा। तो अब इसमें जो न्यूक्लियोलस है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राइबोसोमल आरएनए की तैयारी जो है वो न्यूक्लियोलस की वजह से होती है। यही राइबोसोमल आरएनए फिर सेल में जाता है तो राइबोसोम की स्ट्रक्चर बनाता है। अब इसमें जो क्रोमोसोम, इनका नंबर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर वेरी करता है। वैसे तो काफ़ी मिसालें दी जा सकती हैं, लेकिन चंद एक जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिसालें क्रोमोसोम के नंबर के वाले से वो आपके सामने। इसमें अगर आप देखें तो ह्यूमन बीइंग के अंदर, मैन के अंदर की तादाद जो है वो क्या है, 46 है। तो ये आप याद रखें, क्रोमोसोम की तादाद हर एक ऑर्गेनिज्म के सेल में मुकर्रर है, फिक्स है। फ्रॉग जो है उसके अंदर तादाद जो है वो 26 है, 26 क्रोमोसोम। और ये जो क्रोमोसोम है ये पेयर की शक्ल में होता है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ इंसान है, इसमें 46 क्रोमोसोम है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर 23 पेयर पाए जाते हैं। फ्रॉग के अंदर 26 है, तो 13 पेयर इसके अंदर पाए जाते हैं। चिंपैंजी इसमें 48 है, इसमें 24 पेयर पाए जाते हैं। फ्रूट फ्लाई इसमें 4 है, इसका मतलब है कि 4 पेयर पाए जाते हैं। इस तरह से
इनका हाफ करते जाएं तो ये इनकी पेयर की तादाद बनती जाएगी, लेकिन ओवरऑल क्रोमोसोम जो है इसमें वही होगी जो तादाद पूरी है। तो अगर मैं कहूँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन मैन तो आप कहेंगे 46, और मैं कहूँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर इन मैन तो फिर आप कहेंगे 23। तो इसलिए आपसे आपने जवाब है। इस तरह से ऑनियन या प्याज के अंदर 16 क्रोमोसोम है, पोटैटो आलू के अंदर 48 है, गार्डन पी मटर जो है इसमें 14 है, फर्न जो है इसमें 500 से भी ज्यादा है, हॉर्स जो है इसमें 64 है, वीट यानी गंदम के अंदर तादाद 42 है, मकई या मेज के अंदर 20 है, मंकी के अंदर 42 है, लायन के अंदर 38 है, डॉल्फिन के अंदर 44 है, चावल या राइस जो है इसमें 24 है, और मैंगो के अंदर भी तादाद 40। तो ये मुख्तलिफ प्लांट्स और एनिमल्स हैं जिनके अंदर क्रोमोसोम की एक स्पेसिफिक तादाद है जो आपको याद होनी चाहिए, जो कि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी। अब ये जो क्रोमोसोम जो आपको दिखाए गए हैं ये तादाद डबल तादाद, इसको हम डिप्लॉइड तादाद का नाम, और अगर इनको हाफ करें तो क्या बन जाएगी, हैप्लॉइड तादाद। अब मैं कहता हूँ इंसान के अंदर 46 क्रोमोसोम है तो ये डिप्लॉइड नंबर को शो कर रहा है, और अगर 20 मैं कहूँगा इसके अंदर जो है वो 23 क्रोमोसोम है, जैसे आमतौर पर गैमीट्स के अंदर होता है, गैमीट्स के अंदर क्रोमोसोम तादाद हाफ हो जाती है तो क्या होंगे, हैप्लॉइड। तो गैमीट्स या जर्म सेल बात है कि इनके अंदर क्रोमोसोम तादाद हाफ हो जाती है, ये हैप्लॉइड कहलाता है। मिसाल के तौर ह्यूमन स्पर्म और एग सेल है, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे, 23 स्पर्म के अंदर होंगे और 23 एग के अंदर। तो इस तरह से नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो कि नॉर्मल सेल के अंदर डिप्लॉइड होते हैं वो जर्म सेल के अंदर जो है वो हैप्लॉइड। इसके बाद लास्ट चीज जो आ जाती है वो न्यूक्लियस के फंक्शन के वजह से, ये तो क्रोमोसोम के बारे में डिस्कस किया। न्यूक्लियस क्या, इट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल, इसको सेल का दिमाग कहते हैं। तो ये तमाम फंक्शन जो कंट्रोल करते हैं, ठीक है, इसलिए आपसे इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट। इसके बाद देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए इन न्यूक्लियस, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। ये सारे के सारे न्यूक्लियस के अंदर तैयार होते हैं और इनका काम क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस यानी प्रोटीन को बनाने का अमल ये करते हैं। तो ये था सेल की स्ट्रक्चर और फंक्शन के हवाले से एक लेक्चर जिसमें तमाम चीज़ों को ब्रीफली जो है वो डिस्क्राइब किया। अब पेपर में जो एमसीक्यूज इस टॉपिक के हवाले से पूछे जा सकते हैं वो आपके सामने है। जिससे पहले नंबर पर आ रहा है राइबोसोम के हवाले से, राइबोसोम्स आर साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, फैट सिंथेसिस और रेस्पिरेशन। राइबोसोम का काम प्रोटीन बनाना है तो इसलिए इनके इसके लिए ए ऑप्शन जो करेक्ट है। और जो अगला है राइबोसोम्स आर फॉर्म ऑफ, राइबोसोम जो किस चीज के बने होते हैं, डीएनए और आरएनए के, आरएनए और प्रोटीन के, डीएनए और प्रोटीन के, आरएनए और अमीनो एसिड। इसमें डीएनए और प्रोटीन आ गए दो चीज, सॉरी आर आरएनए और प्रोटीन, ये बी ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है। इस विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली शो सिमिलैरिटी विद द प्रोकैरियोटिक सेल, कौन सा सेल जो है ऑर्गेनेली प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो है वो सिमिलैरिटी शो करता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट है और क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट हैं, दोनों हैं या नन ऑफ दी, तो इसमें किसी की सिमिलरिटी नहीं है तो डी जो है ये ऑप्शन। इसके बाद चौथे नंबर द सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल, प्लांट सेल की सेल वॉल जो है वो किस मटेरियल की बनी होती है, इसमें जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, एक तो ये है कि सेलुलोज, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा लिपिड, फिर आ जाता है लिपोप्रोटीन। तो इसमें जो सेलुलोज वाला ऑप्शन, ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है, तो इसको हम टिक करें। इसके बाद जो नेक्स्ट है, विच सेल ऑर्गेनेली हैज इट्स ओन डीएनए, अपना डीएनए किसका है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों का है, इसलिए इसमें जो ऑप्शन होगी वो कौन सी ठीक होगी, डी ऑप्शन ये करेक्ट। Which of the following organelle stores energy in the form of ATP and is also responsible for cellular respiration? ये सेलुलर रेस्पिरेशन यानी एनर्जी पैदा करने के हवाले से जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, सी ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है। Which organelle is called the powerhouse of the cell? सारी बात इसमें डी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया इसका जवाब।
अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो MCQ आ रहा है, विच स्ट्रक्चर इज द सेल इज कॉल्ड सुसाइडल बैग। कौन सी स्ट्रक्चर है जिसको हम सुसाइडल बैग का नाम दे सकते हैं? तो जहरी बात है, लाइसोसोम्स ही वो स्ट्रक्चर हैं जो कि सुसाइडल सेल कहलाते, ऑर्गेनेली कहलाते हैं। तो लाइसोसोम्स का करेक्ट ऑप्शन होगा। सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट इन एनिमल्स, सम ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, बोथ ए एंड बी। तो सेंट्रियोल जो ये एनिमल सेल के अंदर पाए जाते हैं, और सॉरी एनिमल सेल और कुछ माइक्रो सेल, तो इसलिए डी ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है। द सेंट्रल एटम ऑफ क्लोरोफिल इज, क्लोरोफिल की कंपोजिशन देखी जाए तो उसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। बी ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट होगा। हमारा जो ब्लड है उसमें आयरन पाया जाता है, हेमोग्लोबिन, जबकि जो प्लांट्स के अंदर है वो मैग्नीशियम है। अगर मैग्नीशियम की प्लांट के अंदर कमी हो तो पत्तों का रंग जो है वो येलो हो सकता है। विच ऑफ द टाइप ऑफ द प्लास्टिड्स आर कलरलेस। कौन से प्लास्टिड्स हैं जो कि बगैर रंग के होते हैं? क्लोरोप्लास्ट हैं, क्रोमोप्लास्ट हैं या ल्यूकोप्लास्ट है। तो इसमें सी ऑप्शन जो है ये क्या होगा? करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट, न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय। न्यूक्लियस जो है वो किसने डिस्कवर किया था? ये भी मैंने आपको न्यूक्लियस के अंदर बताया कि रॉबर्ट ब्राउन जो था उसने सबसे पहले जो न्यूक्लियस जो है वो डिस्कवर किया था। तो इसलिए इसके अंदर डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। विच ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स। फैट्स के मेटाबॉलिज्म को कौन कंट्रोल करता है? तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करते हैं, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SCR ये क्या करते हैं? फैट्स को डाइजेस्ट करते हैं। S स्टैंड फॉर स्मूथ, और ER स्टैंड फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये डायग्राम में मैंने दिखाए, वो भी इसको एक्सप्लेन नहीं किया इतना, लेकिन ये डायग्रामेटिकली आपके सामने शो किए गए, तो उस हवाले से आप पहचान सकते हैं ये क्या काम करते हैं। ये मेटाबॉलिज्म का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, किसका? फैट्स का। और ये जो है ये प्रोटीन का करते हैं। विच ऑर्गेनेली इज कॉमन इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। दोनों के अंदर कॉमन है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर। और मैंने आपको बताया था राइबोसोम्स व ऑर्गेनेलीज हैं जो कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों पाए जाते हैं। इसमें 15 राइबोसोम क्रोमोसोम की तादाद के हवाले से है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अनियन इज 16, 26, 48 या 46। तो इसमें 26 बी ऑप्शन जो क्या होगा? correct। तो पार्टिसिपेंट ये कुछ इंपॉर्टेंट MCQs थे जो कि सेल के हवाले से इंपॉर्टेंट है। वैसे तो और भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन उसमें आप ये एक डायग्राम को अच्छी तरीके से याद कर लें, उसमें ऑर्गेनेलिज की के नाम, उनकी पोजीशन और फंक्शन याद कर लें, तो आप इस टॉपिक को इजीली कर सकते हैं। तो इसके साथ ही ये टॉपिक खत्म करते हैं। ओके, अल्लाह।